बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, भारत की प्रॉक्सी जंग किसी से ढकी छुपी नहीं रही, इनके खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत हैं। कौम और बहादुर बलोचों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। शहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन के अज़्म का अदा किया। जरगे में कबायली अमायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहने का अज़्म जाहिर किया। कहा, बलोचिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस पंजाब में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। पंजाब असम्बली के हल्का 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। वोटों की गिनती जारी है। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाकयात पेश आए। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग पर धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन ने धांधली और दीगर इल्जामात मन घड़त करार दे दिए। सियासी जमातों को शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज कराने का मशवरा दिया। और पीपी 52 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सियालकोट से 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद 1956 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 777 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में कई चेहरे बेनकाब हो गए। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा, मित्रावाली पोलिंग स्टेशन पर नून लीग ज्यादती कर रही है। फॉर्म 47 पर जीतने वालों को ये सब जेब नहीं देता। तवक्को है नून लीग की गुंडागर्दी का नोटिस लिया जाएगा। के हवाले से कुछ चेहरे जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। आज जिस बदमाशी का मुजाहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, मैं समझता हूं कि ये उन्हें जेब नहीं देता। उन्हें तो फॉर्म 47 की शक्ल में उन्होंने असेंबलियों में पहुंचना होता है। और आज जिस तरीके से वो लोगों को ज़दोकोब कर रहे हैं। पीटीआई का सर्कस वापस आ चुका है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद भी हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया ARY को, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज जब इंतखाबात हुए सियालकोट में तो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस तरह के इल्जामात लगाए गए नून लीग पर, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले भी शिकायत करते दिखाई दिए। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी रिजल्ट आ रहा है तो मैं उसकी नताइज पर तो कमेंट्स नहीं करूंगी, लेकिन जो इनका रोना पीटना और चीखना है वो साबित कर रहे हैं इनकी हार, क्योंकि इनका तरीका कार ही यही है। लेकिन ये रोएं, चीखें या पीटें, जो तरक्की पिछले 1.5 साल में जिस पंजाब का ये बुरा हाल करके गए थे उसमें जो तरक्की नज़र आ रही है, 1 साल हो गया है, लोगों ने उसी को देख कर वोट देना होता है। और ये इन लोगों को अंदाज़ा था और इसीलिए इन्होंने दोपहर से प्लान ये जीतने का, इलेक्शन लड़ने का या अपनी कारकर्दगी का नहीं करते। प्लान ये प्रोपेगेंडा करने का करते हैं, झूठ बोलने का करते हैं। जितना ज़्यादा झूठ बोलो वो इनकी कारकर्दगी है। जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें, आप रो रहे हैं, चीख रहे हैं, भी एक इलेक्शन कमीशन है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। और इलेक्शन कमीशन जाके कह रहे हैं धांधली हो रही है, वो सबूत मांग रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान आगे से कह रहा है कि ना सबूत दे के जा रहे हैं, ना कोई एविडेंस दे के जा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। तो ये रोने से, चीखने से, पीटने से इलेक्शन के नताइज नहीं बदलते। इलेक्शन के नताइज अब जो तरक्की होती है हुकूमतों की, वो इलेक्शन के नताइज जो है वो बताती है। और पिछले 1.5 साल में पंजाब की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब वफाक में पंजाब में वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं,
اور جو ان کی 4.5 کی نالائکی تھی, جو جی. مہنگائی تھی, جو عوام کو لوٹنے کے ایک بازار گرم تھا, وہ ختم ہو رہا ہے. وہ جو مایوسی کے بادل ہیں وہ جھٹ رہے ہیں, تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. نتائج تو ان کو پتہ ہونے چاہیے تھے. اچھا, لیکن مریم صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے دیگر جماعتوں کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک تو اس وقت جانبدار ہے, دوسری جانب پیپلز پارٹی نے وائٹ پیپر آج کے الیکشن پر لانے کا اعلان بھی کیا ہے. اگر تو ایسا کچھ ہوتا ہے تو نون لیگ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیں, یہ تو جو ان کی باتیں ہیں ان پہ تو نہیں نتائج بدلتے جاتے. یہ الیکشن کمیشن, ہاں الیکشن کمیشن نوٹس لیتا ہے اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے. اگر کوئی ایڈوانس میں تو یہ کہہ دینا کہ دھاندلی ہو رہی ہے, تو 2018 میں جو RTS بٹھا کر اس ملک کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا, پھر اس ملک کو مہنگائی میں ڈبویا گیا تھا, جو ملک کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ہم لوگ پٹیشن بھی لے کر گئے تھے نا. تو غیر جانبدار, جہاں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, ثبوت ہے, الیکشن کمیشن آج آپ جب گئے بھی اپلیکیشن لے کر, تو انہوں نے کہا میں آپ کو کسی نہ کسی قسم کا ایویڈنس دے دیں. تو رونا, پیٹنا, چیخنا, جھوٹ بولنا تو ایویڈنس نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. JUIFA کا 18 سال کی عمر میں شادی کے بل کے خلاف احتجاج کا اعلان. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جلسے کریں گے. اسلامی ملک میں زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے. اسلامی شناخت مسخ نہیں کرنے دیں گے. خیبر پختونخوا میں JUI کی حکومت آنے تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. PP بدعنوانی کے خلاف نہیں, کرپشن کا اپنا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کر رہے ہیں. ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے. قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے. میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بلوغت ہے, بلوغت. وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے, 10 سال میں آتی ہے, 13 سال میں آتی ہے. ایک چیز شرعی طور پر جائز ہے, آپ نے اس کو جرم قرار دے دیا, سزا لگا دی. یہ کیسا اسلامی پاکستان ہے جس میں زنا کے لیے تو راستے کھولے جا رہے ہوں, شرعی نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہے. افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں, ناگزیر. اس صوبے میں کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہاں جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے, بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے. عوام PTI کے ساتھ ہیں. سزاؤں سے عوامی نفرت بڑھے گی. نگراں دور میں مولانا فضل الرحمان کے لوگ کرپشن میں ملوث رہے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کیا آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے منہ سے کرپشن کی بات اچھی لگتی ہے؟ سزاؤں کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ قانون کا غیر قانونی استعمال اور ہو ہی نہیں سکتا. عدالتوں کا غیر عدالتی استعمال کیا جا رہا ہے, قانون کا غیر قانونی استعمال کیا جا رہا ہے. جتنا بھی آپ غیر قانونی یہ نظام چلاؤ گے اتنی ہی عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جائے گی. مولانا فضل الرحمان جس کرپشن سکینڈل کو استان سکینڈل کی بات کریں, یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب خود, ان کی پارٹی کے قائدین خود اس نگران حکومت کا حصہ تھے. مولانا صاحب آپ کے منہ سے اور آپ کے ہواری اور سیاسی حلیف پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کے منہ سے کرپشن کی باتیں اچھی لگتی ہیں. اچھا کھیلیں, سیاست ہم پر چھوڑ دیں. صدر آصف علی زرداری کا قومی کرکٹرز کو مشورہ. صدر کے مشورے پر استقبالیہ تقریب میں کہکہے لگ گئے. گورنر ہاؤس پنجاب میں پاک بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا. صدر نے خطاب میں کہا کہ حکومت بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے. اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کا دکھ دیکھا ہے. The generation which saw us apart, as two brothers apart. So my pain is still there. Now the whole emphasis government is to mend the heart. Bangladesh is a success story. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. We will, Pakistani businessmen also want to work with you all. As far as my own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. Kamana che, bhalo che. Thank you very much. پاکستان کے پاس 3.5 سال بعد T20 سیریز میں وائٹ واش کرنے کا موقع. پاک بنگلہ دیش تیسرا اور آخری میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. شاہینوں کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
तो जनाब ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है। किसी को गाय की तलाश है, कोई बकरा ढूंढ रहा है, किसी को दुम्बे की तलाश है। मुख्तलिफ नुमाइंदे हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, वहाँ की मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। अब उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान राजपूत, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद काशिफ ने, और इसके साथ साथ हमारे साथ पेशावर से नवाब शेर होंगे। अदनान राजपूत की तरफ चलते हैं। अदनान, सबसे पहले तो ये बताइए कि मवेशी मंडी में कितना रश देखने में आ रहा है, यहाँ पर रेट्स क्या हैं, और ये बताएं आपने अपने लिए क्या लिया है, बकरा या फिर दुम्बा या फिर बैल? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको वादे कर दूं, मैंने अपने लिए तो कुर्बानी के लिए गाय ली है, जो पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमत में मुझे ख़रीदना पड़ी है। बात की जाए कराची के हवाले से तो ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। इसके अलावा कराची शहर में भी कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त लियारी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से यहाँ पर मवेशी लाए गए हैं। मंडी इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि दिन के औकात में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ख़रीदारों का रश नहीं था, और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता गया ख़रीदारों का भी रश बढ़ना शुरू हो गया। छुट्टी का दिन है, इतवार है आज, और शहरी बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडी पहुंच रहे हैं और अपने मनपसंद जानवर ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि हमारी कुछ ख़रीदारों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमत दुगनी है। जो जानवर 2 लाख का पिछले साल खरीदा गया था वो इस साल 3.5 से 4 लाख में मजबूर है। जी बिल्कुल। अदनान राजपूत हमें कराची के मवेशी मंडी के हवाले से आगाह कर रहे थे। पेशावर में क्या रुझान है, किस तरह से वहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं जानवरों की, और क्या प्रायोरिटी होती है वहाँ पर लोगों की? नवाब शेर बताइएगा, पेशावर में क्या रिवाज है? जिस तरह हम कराची में देखते हैं कि बड़ा जानवर लेने का ज़्यादा रिवाज है, पेशावर में क्या रिवाज है और इस वक्त मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज छुट्टी का दिन है और जो मवेशी मंडी है उनमें काफ़ी रश लगा हुआ है और व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो बहुताव उरूज पर है। और पेशावर में भी जो है वो बड़े जानवर की रिवाज बहुत ज़्यादा है। यानी बैल और भैंस जो है वो पेशावर के शहरी ज़्यादा ख़रीदते हैं बजाय दुम्बे और बकरे की। दुम्बे और बकरे भी ख़रीदते हैं, और इसके साथ साथ जो सराई जहाज़ है, ऊँट, उनकी भी कुर्बानी करते हैं पेशावर के शहरी, लेकिन उनका ज़्यादातर पसंदीदा जानवर जो है वो बैल है। और यही वजह है कि हम इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ आपको बैल ही बैल नज़र आएंगे और शहरी और ख़रीदार जो है वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और ज़्यादातर शहरी जो है वो उनको मायूस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि शहरियों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले साल जो 2.5 लाख का होता था, अब उनकी कीमत जो है वो 3 लाख तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त भी जो है वो कोई बकरे की तलाश में है, तो कोई बैल की तलाश में, कोई दुम्बे की तलाश में। और यानी कि कोई बकरा ढूंढ रहा है, कोई दुम्बा ढूंढ रहा है, या कोई बैल ढूंढ रहा है, लेकिन रेट की शिकायत जो है वो सारे शहरों में सभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, फैसलाबाद का नाम सुनते ही ना ज़हन में आता है कि तगड़े लोग रहते हैं साथ में, तगड़े पंजाबी। और ये बताइए, फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो मवेशी मंडी में क्या तलाश कर रहे हैं, और रेट्स के हवाले से जिस तरह दूसरे शहरों से हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, क्या फैसलाबाद में भी ऐसा ही है? जी, फैसलाबाद के शहरी जो हैं, पंजाबी जो हैं, वो भी बड़े तगड़े हैं, और बड़े और भारी भरकम बैल जो हैं वो भी फैसलाबाद की नियामों मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं, जिनकी कीमत जो है 12 लाख तक है। इस तरह किसी को बकरे की तलाश है, किसी को छतरे की तलाश है, कोई दुम्बा तलाश कर रहा है, और कोई भारी भरकम बैल जो है उसकी जो तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी कीमतें जो हैं वो आसमान से ही बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता साल अगर जो बैल और बकरे की कीमत 1.5 लाख थी, इस वक्त वो 2 लाख से 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। और अगर बैल की कीमत की बात कर ली जाए तो वो जिसकी 4 लाख से उसकी 7 लाख तक जो है पहुंच गई है। तो फैसलाबाद के शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ इस वक्त नियामों मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं, और बैल जो है वो ख़रीद रहे हैं ज़्यादातर। उनका ये कहना है कि एक तो इनकी जो कुर्बानी है सुन्नत इब्राहिमी है वो अदा करनी है, कीमत कम हो ज़्यादा हो। लेकिन फैसलाबाद की नियामों मंडी में सबसे ज़्यादा
भारी भरकम बैल जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, भारी भरकम बैल है कुछ और हम आपके पीछे देख भी रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और भारी भरकम बैल है फैसलाबाद में। और मुल्तान में क्या सूरत हाल है मंडियों की, वहां पर मौजूद है राना फारूक आपसे जानना चाहेंगे मुल्तान में इस बार किस तरह का जानवर सबसे ज्यादा आया है और मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, कीमतें कैसी हैं, क्या बाकी शहरों की तरह यहाँ पर भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं? जी, मुल्तान की सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर में एक तो बड़ी मंडी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, रौनक है। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी आर्जी मवेशी मंडियाँ भी कायम हो गई हैं जहाँ पर हर किस्म के छोटे से बड़ा जानवर मौजूद है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जो शहरी हैं वो कीमतें बहुत ज़्यादा होने की शिकायत दिखाई कर रहे हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर देखा कि जिस भी जानवर को हाथ लगाएं उसकी कीमत लाखों में डिमांड की जा रही है, जिसके बाइस जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक कम से कम अब छोटे बकरे को भी हाथ लगाएं तो उसकी 70 से 80 हज़ार कीमत डिमांड की जाती है। 2.5 से 3 मन का कोई बच्चा है, वैड़ा है, तो उसकी कीमत 3 से 3.5 लाख डिमांड की जा रही है, जो कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। ताहम लोगों का कहना है कि उन्होंने कुर्बानी तो करनी है, हर हाल में करनी है कुर्बानी, वो छोटा जानवर खरीदें या वो हिस्सा डालें। लेकिन ज़्यादातर रुझान हमने देखा कि मुल्तान में लोग हिस्से की तरफ जा रहे हैं, बड़े जानवर में हिस्सा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे रेट्स बढ़े हुए हैं। बहरहाल कुर्बानी तो करनी है। आप तमाम नुमाइंदगान सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे मवेशी मंडियों की, आप सबका शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जनूबी एशिया में तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाक भारत तनाव खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है, जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से मुज़ाकरात और सिफारती हल को तरजीह दी। Desires a peaceful coexistence with India based on mutual respect, sovereign equality, and most importantly, dignity and honor. Since 2013, we have been repeatedly urging the international community and to the Indians also to resort to these formal mechanisms of communication. As you saw that during the recent crisis, this was the only open channel available. But there has been a reluctance from the other side. Pakistan is open to have any number of mechanisms. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. Polarized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Given the Indian policies and polity's extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. Any mechanism implanted into this region from outside will lack local respect and recognition, because you know that anything which has to be enforced has to have the local understanding, the local culture, the local sensitivities taken into account. बांग्लादेश में करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। बांग्ला मरकजी बैंक ने नई सीरीज और डिजाइन के करेंसी नोट जारी कर दिए हैं। उन पर किसी शख्सियत की तस्वीर की जगह कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात की तस्वीर शामिल हैं। मौजूदा नोट और सिक्के नए नोटों के साथ जेरे गर्दिश रहेंगे। इब्तदाई तौर पर 20, 50 और 1000 टका के नोट जारी किए गए हैं। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। सिंध और बलोचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में पारा 38 लेकिन शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई। जैकबाबाद और तुर्बत मुल्क के गर्म तरीन मकाम रहे, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू में 46, शहीद बेनजीराबाद और पस्ती में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद भी चलेंगे, जहां पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और कश्मीर पे भी जो बात की जाएगी वो बात ये होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहां पर उन्हें हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई अमन मुज़ाकरात नहीं करने, कोई तिजारत के मुज़ाकरात नहीं करने, कश्मीरियों के हक़ की बात करनी है और इसी तरह से अपने पानी की बात करनी है। पानी तो भारत को वैसे ही खोलना पड़ेगा। असल चीज कश्मीरियों की कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियां का सौदा नहीं करने देंगे।
اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ بہت جشن منا لیا، اب کشمیر کے مسئلے کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھو، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا موجود ہے اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی بھی موجود ہے، تو پاکستان لیڈنگ رول ادا کرے۔ پاکستان کا وزیر اعظم تمام مسلم ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی سربراہان کا اجلاس بھی بلایا جائے۔ اسی طرح وہ سارے ممالک جو اس وقت بالآخر اسرائیل کے خلاف ایک موقف رکھتے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو، جس نے اسے بے نقاب کر دیا اسرائیل کو، اور عالمی عدالت نے اسے مجرم قرار دلوایا ہے۔ اسی طرح اسپین ہے، اسی طرح آئرلینڈ ہے، اسی طرح اور بہت سارے ممالک ہیں کہ جو لائک مائنڈیڈ ممالک ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے فوجی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آوائن۔